जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 6 जुलाई 2021, दिन हो चुका है मंगलवार। तो जानेंगे आज की बड़ी खबरें। भीमा कोरेगांव केस से जुड़े एक्टिविस्ट की मौत हो चुकी है, मोदी कैबिनेट का हो रहा है एक्सपेंशन और कहां आ रहे हैं भूकंप के झटके। इसी के साथ जानेंगे सोने चांदी का रेट और मौसम का पूर्वानुमान। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। 84 साल के एक्टिविस्ट की मौत। जी हां दोस्तों, भीमा कोरेगांव हिंसा केस में 8 महीने पहले मुंबई की तलोजा जेल भेजे गए एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी का सोमवार को अस्पताल में निधन हो गया है। वे लगातार गिरती सेहत का हवाला देकर जमानत की अपील कर रहे थे। उनके वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि रविवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां उनकी हालत बिगड़ती गई। स्टेन के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने स्टेन के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है कि फादर स्टेन स्वामी के निधन पर हार्दिक संवेदना, वह न्याय और मानवता के पात्र थे। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी के मंत्रिमंडल का होने जा रहा है विस्तार। जी हां दोस्तों, मोदी कैबिनेट का एक्सपेंशन होने जा रहा है, जिसमें नए चेहरों को जगह मिल सकती है। सोनोवाल, सुशील मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वरुण गांधी आदि नामों की भी चर्चा की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, रूठों को मनाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। मोदी कैबिनेट का एक्सपेंशन है। इसमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा सरकार बनवाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता शामिल है। जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय और वर्गीय संतुलन बांधने के लिए ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रदेश के पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी और सांसद रामापति राम त्रिपाठी में से किसी एक को लिया जा सकता है। वहीं अगर बात करें युवा चेहरों की, तो युवा चेहरों के नाम पर कई बार के सांसद वरुण गांधी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि दलित चेहरे के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का नाम लिया जा रहा है। सहयोगी दलों में अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के आरपी सिंह और विभाजित लोजपा के पारस गुट के पशुपति पारस के नाम की भी चर्चा हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। अगली बड़ी खबर है भूकंप से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, देर रात को ही हरियाणा और दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर से 10 किलोमीटर उत्तर में रहा। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई है। हालांकि इससे क्या कुछ नुकसान हुआ है, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है कि पुनर्विवाह साबित हुआ तो पहले पति की संपत्ति पर विधवा का हक खत्म हो जाता है। ये कहा है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने। पुनर्विवाह को लेकर हाईकोर्ट ने दूरगामी लेकिन महत्व का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पति की मृत्यु के बाद यदि कोई महिला पुनर्विवाह करती है और यह पूरी तरह से साबित हो जाता है तो दिवंगत पति की संपत्ति पर उसका हक खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर में है टोक्यो ओलंपिक के बारे में। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। जी हाँ दोस्तों, 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज सुपर मॉम मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। सोमवार को इस बात की जानकारी आईओए ने दी। बता दें कि ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को होगा। वहीं 8 अगस्त को इस खेलों का समापन होने जा रहा है। इसके अलावा समापन समारोह में पहलवान बजरंग पुनिया को भारतीय दल का ध्वजवाहक भी चुना गया है। तो चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से यह खबर आई है कि टूलकिट की जांच कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें कथित टूलकिट की जांच कराने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा है कि हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी को टूलकिट पसंद नहीं है तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अदालत ने कहा कि इसके लिए जो रेमेडी उपलब्ध है या आपका इस्तेमाल अगर आप यदि इसका कर रहे हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट। अगले समाचार में है बंगाल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। अभिजीत मुखर्जी सोमवार को कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर गए हैं। कोलकाता के तृणमूल भवन में आयोजित कार्यक्रम अवसर पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान लोकसभा में टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और टीएमसी के प्रदेश महासचिव एवं मंत्री पार्थ चैटर्जी भी यहां उपस्थित रहे। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर पर। अगली बड़ी खबर है, अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सितंबर में पहुंचेगी चरम पर, एसबीआई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगस्त के मध्य तक भारत में आने की संभावना है, जबकि सितंबर में मामले चरम पर हो सकते हैं। वहीं बता दें आपको कि देश में दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। एसबीआई द्वारा रिसर्च जो की गई है उसका नाम है 19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन। ये इस शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकाकरण ही एकमात्र बचाव है, क्योंकि वैश्विक आंकड़ों से पता चलता है कि औसतन तीसरी लहर के चरम मामले दूसरी लहर के समय में चरम मामलों के लगभग 1.7 गुना ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर में है, अमेरिका देगा भारत को 30 लाख वैक्सीन। भारत को अमेरिका से विशेष अनुदान के तौर पर आवंटित 30 लाख वैक्सीन मिलने के आसार है। दोनों देशों के बीच वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर लगातार संपर्क बना हुआ है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाल ही में ऐलान करने के बाद विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोवैक्सीन के जरिए भारत को 8 करोड़ कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है, जनप्रतिनिधियों के उद्दंड व्यवहार का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, कहा इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संसद और विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों के उद्दंड व्यवहार का कड़ा संज्ञान लिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है और इस तरह के आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने 2015 में केरल विधानसभा में हुए हंगामे के सिलसिले में दर्ज एक आपराधिक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यह घटना राज्य में पिछली कांग्रेस नेतृत्व यूडीएफ शासन के दौरान हुई थी। न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सदन में शिष्टाचार सदैव बना रहे। देखते हैं अगला समाचार। अगला समाचार है बाबा रामदेव से रिलेटेड। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव की एफआईआर जोड़ने की याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दायर मामलों में सुनवाई की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव की एफआईआर जोड़ने की याचिका का विरोध किया था। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमन्ना का कहना है कि उन्हें कल रात ही रामदेव की ओर से भारी संख्या में दस्तावेज और सीडी मिले हैं, इसलिए उनको देखने में समय लगेगा और वो अगले हफ्ते सुनवाई कर सकते हैं। तो देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। पानी की समस्या को लेकर पाकिस्तान में सियासत बढ़ चुकी है। इमरान खान की मुश्किलें बढ़ाई है इस पानी ने। पाकिस्तान में एक बार फिर से पानी की किल्लत को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। पानी की समस्या को लेकर पाकिस्तान में सियासत भी शुरू हो गई है। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए आज सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद नहीं बल्कि पानी की कमी है। संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम की एक हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान में पसरते गंभीर जल संकट की तरफ भी इशारा किया था। अगली खबर देखते हैं। कोरोना विरोधी वैक्सीन न लेने वालों को नौकरी पर जाने से नहीं रोका जा सकता। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह कहा है। कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए मिजोरम सरकार द्वारा जारी नियमावली पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मिजोरम सरकार के टीकाकरण के सिलसिले में जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मनमाना करार दिया है। कहा है कि किसी भी व्यक्ति को आजीविका के लिए जाने से रोका नहीं जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। देखते हैं अगले समाचार। अगली खबर है, शक्ति भोग आटा कंपनी का अध्यक्ष मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो चुका है गिरफ्तार। 9 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। दिल्ली में आए हुए शक्ति भोग फूड लिमिटेड के चेयरमैन प्रबंधक निदेशक केवल कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी कई करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में है, धारा 66A के तहत लोगों की गिरफ्तारी को लेकर हैरान रह गया है सुप्रीम कोर्ट। जाने क्या है पूरा मामला। धारा 66A के तहत लोगों पर हमला चलाए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हैरानी प्रकट की है और कहा है कि सूचना व प्रौद्योगिकी नियम के अंतर्गत धारा 66A को 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। रद्द किए गए इस धारा के अंतर्गत आपत्तिजनक मैसेज करने वाले शख्स को 3 साल के लिए कैद की सजा दी जाती थी और जुर्माना भी लगाया जाता था।
जस्टिस RF नरमीन, जस्टिस KM जोसेफ और BR गवई ने PUCL नामक NGO संस्था द्वारा दर्ज किए गए आवेदन पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। आगे की खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र विधानसभा में OBC आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा हुआ है। 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को OBC आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा के 12 विधायकों ने पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी की, जिसके चलते उन्हें 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर सभी निलंबित भाजपा विधायक शाम को राज्यपाल भगत सिंह केशोरी से मुलाकात करने के लिए राजभवन भी पहुंचे थे। अगली खबर सुनते हैं। अगली खबर में है कुरान से कुछ आयतें हटाने की मांग पर रिजवी ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। जाने क्या दी है दलील। जी हाँ दोस्तों, कुरान की आयतें अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि कुरान की 26 आयतें हटाने की मांग संबंधी उनकी याचिका खारिज करने और उन पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाने वाली शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की है। देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है, इस हफ्ते रूस के दौरे पर रहेंगे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर। 8 जुलाई से हो रहा है शुरू उनका दौरा। विदेश मंत्री S जयशंकर इस हफ्ते रूस के दौरे पर ही रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 8 जुलाई से यह दौरा शुरू होने की संभावना है। द्विपक्षीय वार्ता के लिए विदेश मंत्री यह दौरा करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ यह द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक में भारत के पदचिह्नों का विस्तार होना तय है। इतना ही नहीं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा मिल सकता है। जानते हैं अगले समाचार। अगले समाचार में है, ब्रिटेन और इटली के दौरे पर रवाना हुए भारतीय सेना प्रमुख नरवणे। जानिए क्या है इनका मकसद। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ब्रिटेन और इटली के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार को ब्रिटेन और इटली की 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं। सेना का कहना है कि जनरल नरवणे सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तरीके तलाशने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो देखते हैं अगली खबर। राकेश टिकैत के खिलाफ वाल्मीकि समाज में बड़ा आक्रोश, निकली पुतले की शव यात्रा। जी हाँ दोस्तों, यूपी गेट पर कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ वाल्मीकि समाज में आक्रोश है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने सोमवार को नवयुग मार्केट स्थित वाल्मीकि पार्क से राकेश टिकैत के पुतले की शव यात्रा निकाली। दरअसल 30 जून को भाजपा के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के यूपी गेट पर स्वागत के दौरान कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भाजपाइयों और वाल्मीकि समाज के लोगों पर हमला कर दिया है। अमित वाल्मीकि के काफिले पर हमले से वाल्मीकि समाज नाराज है और राकेश टिकैत के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से मोर्चा खोले हुए है। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर फिर से आ रही है पाकिस्तान से। PM इमरान बोले हाफिज सईद के घर पर हमले की प्लानिंग और फाइनेंस में भारत का हाथ। पाकिस्तानी NSA का दावा कि मास्टरमाइंड है रॉ का एजेंट। जहां दोस्तों आतंकियों को हमेशा पनाह देने वाले देश दुनिया भर की आलोचना झेलने वाले पाकिस्तान ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के घर के पास हुए धमाके के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से इस जघन्य आतंकी हमलों की प्लानिंग और फाइनेंस भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के लिए की है। राष्ट्रीय समुदाय को इस बर्ताव के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप है पाकिस्तान का। वैसे भी उनके देश में पानी की किल्लत है और पाकिस्तान आए दिन ऐसे आरोप भारत पर लगाता रहता है। तो देखते अगली खबर। अगली खबर आ रही है अफगानिस्तान से। US आर्मी के वापस जाते ही तालिबान हुआ आक्रामक। तालिबान का फरमान, महिलाएं अकेले न निकले, पुरुष दाढ़ी रखे और अफगानिस्तान में कब्जे वाले इलाकों में ऐसे ही कोई काले कानून लागू किए हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान ने अपने काले नियम कायदों को लागू करना शुरू कर दिया है। उसने अफगानिस्तान के 100 से ज़्यादा जिलों पर कब्जा करने का दावा किया है। पूर्वोत्तर प्रांत तखार सहित अपने कब्जे वाले जिलों में आदेश जारी किया है कि महिलाएं अकेले घर से न निकले और पुरुष अनिवार्य रूप से दाढ़ी रखें। तो अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से।
सीएम शिवराज सिंह का ऐलान, एमपी में तीसरी लहर की आशंका खत्म होने तक नहीं खुलेंगे स्कूल। ट्यूशन फीस के अलावा कोई राशि नहीं वसूली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए तीसरी लहर की आशंका समाप्त होने के बाद ही स्कूल खुलेंगे। केवल पूर्व निर्धारित ट्यूशन फी ली जा सकेगी। इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी और ना ही इसके अतिरिक्त कोई शुल्क वसूला जा सकेगा। तो अगली खबर आ रही है बिहार से। बिहार में 8 अगस्त तक अनलॉक 4। 11वीं 12वीं के स्कूल और सभी कॉलेजों में 50% स्टूडेंट आ सकेंगे। 50% की क्षमता के साथ स्कूल और होटल और रेस्टोरेंट जो भी है वो खुल सकेंगे। ये अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की गई है बिहार से। तो बिहार में अगले 1 महीने के लिए अनलॉक 4 का ऐलान सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाम को कर दिया है। अनलॉक 4 यह 7 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक लागू होगा। इसमें सरकार ने बड़ी रियायतें दी है। बिहार में 11वीं 12वीं के सभी शिक्षण संस्थान और इससे ऊपर के कॉलेज 50% स्टूडेंट की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। इन कार्यालयों में बाहरी व्यक्ति आ सकेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है। होटल और रेस्टोरेंट भी 50% बैठने की क्षमता के साथ खुल सकेंगे। जानते हैं अगली खबर। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। संघ प्रमुख पर मायावती का हुआ है हमला। बसपा सुप्रीमो ने कहा, मोहन भागवत का जो बयान है वह मुंह में राम और बगल में छुरी जैसा है, इन पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मोहन भागवत ने कल परसों ही बयान दिया था डीएनए के रूप में। उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में कोई भी हो, सभी का डीएनए एक है। उस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला है, क्योंकि आरएसएस हमेशा से ही कहीं ना कहीं आरएसएस की छवि पर दाग लगा है कि वो हिंदू मुसलमान के झगड़े वगैरह करवाता रहता है और ऐसी शाखाएं भरवाता है। तो आगे इस पर चलते हैं। बीएसपी सुप्रीमो के बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत का धर्म को लेकर दिया गया बयान मुंह में राम और बगल में छुरी जैसा है, इनके बयान पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मायावती ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी खुलकर अपना पक्ष रखा। कहा कि जबरन और लालच देकर धर्मांतरण करना सही नहीं है। ऐसा लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो अगली खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने कहा है कि घर में नुकसान हुआ तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जहाँ दोस्तों, मकान में रहने वाले खुद ही उसकी मरम्मत कराए। राज्य सरकार की हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्माण किए गए मकानों को उनके मालिकों को सौंप देने के बाद उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित मकान लाभार्थी की होती है। अहमदाबाद में 16 रोड वस्त्रापुर सहित 7 सोसाइटियों के मकानों की स्थिति भयजनक होने के कारण उनकी मरम्मत करने की ताकीद गुजरात हाउसिंग बोर्ड द्वारा की गई है। इसके बावजूद किसी मकान के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी जिम्मेदारी भी लाभार्थी की रहेगी। ऐसी स्पष्टता भी हाउसिंग बोर्ड ने की है। अहमदाबाद में 9 हाउसिंग बोर्ड की सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, लेकिन अभी तक फाइनल करार नहीं होने के कारण इन सोसाइटियों के रहवासी जो है उनको मकान खाली करने की नौबत आ सकती है। राज्य भर में हाउसिंग बोर्ड ने मकान बांधकर संबंधित लाभार्थियों को दे दिए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आगे के समाचार। आगे के समाचार में है आज तिब्बती बुद्धिज्म के धर्मगुरु दलाई लामा का है जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, दलाई लामा दरअसल तिब्बती बुद्धिज्म के सबसे बड़े और सर्वसामान्य गुरु की पदवी है, जिन्हें एक समय तिब्बत में राष्ट्राध्यक्ष जैसा गौरव प्राप्त था। वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को पूर्वी तिब्बत में हुआ था। तिब्बतियों के अत्याचार को देखते हुए करीब 15 दिनों का कठिन सफर पूरा करके वह 31 मार्च 1959 को भारत आ गए थे। तभी से दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित खूबसूरत शहर धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज में रहकर तिब्बत की संप्रभुता के लिए अहिंसात्मक संघर्ष कर रहे हैं और इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। दोस्तों जानते हैं सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतें। सुबह की तुलना में शाम को कितना बदला सोना चांदी का रेट। सोना सुबह के मुकाबले शाम को थोड़ा महंगा हुआ है, जबकि चांदी की कीमत टूटी हुई है। 5 जुलाई की शाम को 6 बजे के अपडेट के मुताबिक 24 कैरेट के सोने का दाम 34 रुपये बढ़ने के साथ 47,459 रुपये प्रति 10 ग्राम का हो गया है। तो वहीं चांदी सुबह के मुकाबले सस्ती हुई है। चांदी के रेट में शाम को 144 रुपये की टूट होने के बाद कीमत 69,651 रुपये प्रति किलो हो गई है।
तो आइए आगे जानते हैं भारत के अगले 24 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान। कैसा रहने वाला है मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नागालैंड, तमिलनाडु के कुछ हिस्से, आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, बिहार के कुछ हिस्सों में, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, पश्चिमी हिमालय और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और टुडे न्यूज़ अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द सीएमएम न्यूज़ 24/7 को और बेल के आइकन के घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की बड़ी खबरें सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।